गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिटीज़ या भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पहला उदाहरण हम कानपुर शहर का ले रहे हैं। उपरोक्त मानचित्र में कानपुर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसको 4 भागों में हमने बांट रखा है, जो व्यापारिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र। कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर 26 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश व 80 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नगर की आकृति आयताकार है तथा यह दक्षिणी सीमा पर बाहर की ओर निकला हुआ है। वास्तव में गंगा नदी ने इसको उत्तर की ओर से सीमाबद्ध कर रखा है तथा यह दक्षिणी व पूर्वी भागों में विस्तार की गुंजाइश रखता है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में 27 किलोमीटर की लंबाई तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। कानपुर महानगर निगम का विस्तार 23,400 हेक्टेयर भूमि पर है। कानपुर का अपना देहात क्षेत्र भी है, अतः इसकी 23,323 हेक्टेयर में से 9,179 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कुल भूमि का 39.35% है। धीरे धीरे यह भूमि नगरीय कार्यों में प्रयुक्त की जा रही है। लगभग 2001 में इसकी जनसंख्या 27 लाख थी। भारत के बंदरगाहों नगरों की अपेक्षा कानपुर पर ब्रिटिश संस्कृति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। ब्रिटिश काल में छावनी की नियोजित विकास किया गया था। इसके विकास का एक अलग ही स्वरूप रहा है। इस नगर का विकास अनियोजित तरीके से हुआ है। इसका विन्यास और इमारतें अनेक प्रकार की विषमताएं लिए हुए हैं। इस नगर का केंद्रीय भाग ऊंचे ऊंचे मकानों व तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियों से सुसज्जित है। बाजारों में भारी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर रिहायशी व व्यापारिक दोनों कार्य मिश्रित रूप से मिलते हैं। सिविल लाइंस, नई रिहायशी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी व छावनी क्षेत्र खुले व नियोजित तरीके से बसे हुए क्षेत्र दिखाई देते हैं। कानपुर महानगर में रिहायशी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आती है। 1981 के आसपास इसका विस्तार 5,045 हेक्टेयर भूमि पर था, जो वर्तमान में 11,372 हेक्टेयर को पार कर चुका है। यह कुल विकसित क्षेत्र का 48.6% है। नगर में घनत्व की दृष्टि से बड़ी भिन्नता मिलती है। यहाँ पर रिहायशी क्षेत्रों में घनत्व 23,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। नगर के बाहरी भागों में घनत्व 5,000 से 15,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। महानगर के उन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि का विस्तार है, घनत्व बहुत कम 50 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। कानपुर में 5 लाख परिवार से अधिक हैं और मकानों की संख्या 4 लाख के पार है। कानपुर का व्यापारिक क्षेत्र 491 हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो कुल भूमि का 2.1% है, जबकि 1991 में व्यापारिक क्षेत्र 128 हेक्टेयर भूमि पर फैला था। ये जो व्यापारिक क्षेत्र है, बीच का जो हिस्सा है, जो आप देख सकते हैं इस चित्र के ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर ये चेक्स नज़र आ रहे हैं और ये एक छोटा सा खंड है, ये इसका व्यापारिक क्षेत्र है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र जो इसका है, वो इसके व्यापारिक क्षेत्र के आसपास का ये सारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा इसका रिहायशी हिस्से के अंदर आता है। ये सारा इसका ये रिहायशी हिस्से के अंदर आता है। ये छावनी के चारों तरफ का क्षेत्र जो है
मानचित्र पर आपको ये पीले रंग से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका सारा रिहायशी क्षेत्र में आता है और ये ऊपर का हिस्सा भी रिहायशी क्षेत्र में है। जबकि जो शैक्षणिक क्षेत्र है वो इसका ये वाला जो शेड है, ये आपका दो इलाके जो हैं ये इसके शैक्षणिक क्षेत्र हैं जिसके अंदर विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। नगर का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र इसके केंद्रीय भाग में स्थित है, जिसे हालसी रोड, मेस्टन रोड, लोटस रोड एवं बिरहाना रोड आदि सड़कें जोड़ती हैं। इसकी उत्तरी सीमा महात्मा गांधी माल रोड तथा दक्षिणी सीमा कोपगंज और कलेक्टरगंज के बाजारों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यह कानपुर का सीबीडी कहा जाता है। यहाँ महानगर की वाणिज्य और व्यापारिक इकाइयों का 75% भाग इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की विशेषता ऊंचा भूमि मूल्य, सड़कों पर भारी ट्रैफिक, बहुमंजिली इमारतों का होना है। नगर के प्रसार के साथ साथ 5 नंबर गुमटी के समीप एक नया व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हो गया है। महानगर के पूर्व पश्चिम लंबवत विस्तार ने अनेक छोटे छोटे बाह्य व्यापारिक क्षेत्रों के विकास में मदद की है। महानगर में अनेक बाजार विशेष वस्तुओं की बिक्री के नाम से जाने जाते हैं, जैसे गल्ला बाजार, सब्जी मंडी, कपड़ा मंडी, मकान निर्माण सामग्री बाजार और खाले व चमड़े का बाजार। व्यापारिक क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव काफ़ी अधिक है। यहाँ पर घनत्व लगभग 10,000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर मिलता है। गोदामों का अभाव होने से व्यापारिक क्षेत्र की सड़कों पर काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। इस नगर के कुल कार्यकर्ताओं का 20.6% भाग व्यापारिक कार्यों में लगा मिलता है। नगर का औद्योगिक क्षेत्र 2,364 हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो कुल विकसित भूमि का 10.1% है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्षेत्र का विकास और घने बसे रिहायशी क्षेत्रों के समीप ही फैल गया। यह औद्योगिक प्रतिष्ठान गंगा नदी के समीप स्थापित किए गए थे ताकि नदी में बेकार सामग्री, विशेष रूप से चमड़ा उद्योग का कचरा, बहाया जा सके। बाद में रेल मार्ग की स्थापना ने उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके कारण उद्योगों का जमाव प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के दक्षिण में जीटी मार्ग और लखनऊ रेल मार्ग के मध्य हो गया। यह औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम में सरकारी कॉलेज को जाने वाले मार्ग के किनारे किनारे फैल गया है। मनोरंजन कार्यों का फैलाव 585 हेक्टेयर भूमि पर मिलता है। यह कुल विकसित क्षेत्र का 2.5% है। भारतीय नगर नियोजन द्वारा स्तर से ये काफ़ी कम है। इस भूमि का प्रयोग पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम आदि कार्यों के रूप में होता है। रेलें व सड़कें परिवहन के प्रमुख साधन हैं। नगर की 3,791 हेक्टेयर भूमि पर सड़क व रेल मार्गों का जाल फैला हुआ है। यहाँ रेल मार्ग नगर के भीतरी भाग में सभी दिशाओं में फैले हैं। सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा संस्थाएं, चिकित्सा, सामुदायिक केंद्र, पुलिस स्टेशन, अग्नि निरोधक केंद्र, तार एवं डाक सेवा, दूर संचार, जल पंपिंग स्टेशन व जलाशय, सीवरेज प्लांट आदि शामिल किए गए हैं। इस सब कार्यों में 2,364 हेक्टेयर भूमि लगी है, जो कुल विकसित भूमि का 10% भाग है। नगर की भूमि का अन्य कार्यों में प्रयोग के अंतर्गत प्रमुखतः धार्मिक, म्यूनिसिपल एवं सरकारी कार्य है, जो लगभग 2,500 हेक्टेयर भूमि पर अपना विस्तार रखते हैं। रिहायशी कार्यों का विस्तार अधिक होने से इस प्रकार के भूमि उपयोग का अनुपात कुल विकसित क्षेत्र में कम हुआ है। आप देखें इस मानचित्र के ऊपर पीले रंग का जो क्षेत्र मैंने दिखाया है आपको, ये पेन से जो लाइनें करी हैं, ये इसका रिहायशी क्षेत्र देखने को मिलता है। दूसरा नगर जो हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं वो है वाराणसी। वाराणसी मध्य गंगा मैदान का प्रमुख सांस्कृतिक महानगर है। यह 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। यह गंगा नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ के
ऊंचे बाएं किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में वरुणा नदी व दक्षिण में अस्सी नदी प्रवाहित होती है, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इसकी जनसंख्या 1961 में लगभग 5 लाख थी, जो 2001 में 12 लाख को पार कर गई। वाराणसी की 3 सांस्कृतिक नाभियां हैं। दक्षिण में केदारेश्वर, मध्य भाग में विश्वेश्वर तथा उत्तर में ओंकारेश्वर। यह एक दूसरे से नदियों द्वारा पृथक होती हैं। इन्होंने नगर के संकेंद्रीय विकास के रूप में कार्य किया है। वरुणा और अस्सी के बीच की भूमि उच्च भूमि की राजघाट का पठार माना जाता है, जो गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षित रहा है। वरुणा नदी के उत्तर में सारनाथ ने जो संकेंद्रीय नाभि के रूप में कार्य किया है, यह एक अध्ययन में बताया गया है कि नगर के बसाव का कार्य उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर होता गया है। पूर्वी भाग में गंगा नदी के दाएं किनारे पर इसका विस्तार संभव नहीं हो सका है। पश्चिम में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और उत्तर पश्चिम में सिविल लाइंस ने नगर के विस्तार में नाभि केंद्रों के रूप में कार्य किया है। ब्रिटिश काल से पूर्व यह विशुद्ध सांस्कृतिक नगर था। ब्रिटिश लोगों ने वरुणा नदी के उत्तर में सिविल लाइंस तथा इसके दक्षिण में छावनी क्षेत्र का विस्तार किया। वाराणसी का पुराना रिहायशी क्षेत्र वरुण व अस्सी के बीच विस्तृत है। यह एक धनुष के रूप में है। नए रिहायशी क्षेत्रों का विस्तार दुर्गा कुंड विद्यापीठ मार्ग तथा जगतगंज दीवानी कचेरी मार्ग पर हुआ तथा उपांत क्षेत्र में स्थित डीजल लोकोमोटिव रेलवे कॉलोनी रविंद्रपुरी सिगरा के समीप फैल गया। इस क्षेत्र में नए उपांत क्षेत्रों का विकास हो गया है। नगर का सीबीडी गौदिल्य चौक मैदागिन मार्गों के सहारे स्थित मिलता है। यहाँ पर अंग व संकरी गलियां अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर अनाज की सबसे बड़ी मंडी है। नगर से चारों ओर आने वाले प्रमुख मार्गों के सहारे सहारे भी व्यापारिक क्षेत्र फैल गया है। लंका, शिवपुर, पांडेपुर, खोजवा अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, जो कि चित्र के अंदर दिखाए गए हैं। महानगर का औद्योगिक क्षेत्र उसके उपांत क्षेत्र में शिवपुर, जीटी रोड, विद्या मार्ग पर फैला है। सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान डीजल लोकोमोटिव उद्योग मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिम भाग में जीटी मार्ग के सहारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। लघु और कुटीर उद्योग व्यापारिक व रिहायशी क्षेत्रों में मिश्रित रूप में मिलते हैं। इनमें रेशमी धागा काटना, रंगना व उनसे बनारसी साड़ियाँ बनाना, कशीदाकारी करना, पीतल के बर्तन, लकड़ी के खिलौने बनाना शामिल है। धार्मिक क्षेत्र प्रमुख रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर एवं दशाश्वमेध घाट पर केंद्रित हैं। दशाश्वमेध नाम से देदासी का पुल नाम का मोहल्ला विकसित है। यह लकड़ी निर्मित पुल है। यहाँ पर नगर घना बसा व संकरी एवं तंग गलियों से सुसज्जित है। नगर का प्रशासकीय क्षेत्र सिविल लाइंस, पुलिस लाइंस वरुणा नदी के उत्तरी पश्चिम भाग में केंद्रित है। छावनी क्षेत्र दिल्ली लखनऊ सड़क मार्ग व वरुणा नदी के बीच के भूभाग पर विस्तारित है। इसके समीप स्टेडियम व बस स्टैंड स्थापित हैं। प्रमुख रेल स्टेशन वाराणसी छावनी है। संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नगर का विस्तृत शैक्षिक क्षेत्र बनाते हैं। इस नगर का प्रसार गंगा नदी के उस पार मुगल सराय को जाने वाले मार्ग के सहारे सहारे हो गया है और ये दोनों मिलकर वाराणसी नगरमाल का निर्माण करते हैं। तो आज हमने भारत के जो घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके 2 नगरों कानपुर और वाराणसी के आंतरिक संरचना के बारे में हमने
जाना। लगभग यही प्रारूप भारत के अमूमन हर शहर में हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ है चित्तौड़ किला, उस किले के नीचे की तरफ में या दक्षिण की तरफ में चित्तौड़ शहर बसा हुआ है। चित्तौड़ को किले के दूसरी तरफ में फैलने का विस्तार इसलिए नहीं मिला क्योंकि किले की जो पहाड़ी है उसने अवरोधक का कार्य किया है। और उसी की तलहटी के अंदर पहले इसका सीबीडी क्षेत्र होता था और धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। नया सीबीडी बाहर की तरफ स्थापित हुआ, नया औद्योगिक केंद्र बने और इस प्रकार चित्तौड़ का जो विस्तार है वो भीलवाड़ा मार्ग पर और उदयपुर मार्ग पर देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।